नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर गया जी से है। पूर्व निर्धारित 5 अप्रैल 2026 को स्वच्छ फाल्गु स्वच्छ गया जी अभियान के बैनर तले दिनकर घाट जनकपुर में श्रमदान कर स्थानीय लोगों ने श्रमदान कर साफ सफाई करने का काम किया है। साफ सफाई कार्यक्रम में अभियान के संयोजक विजय कुमार मिट्ठू, सह संयोजक जदयू के वरिष्ठ नेता विनोद कुमार, जन शिक्षण संस्थान के रविंद्र कुमार और साथ ही वार्ड नंबर 5 के वार्ड परिषद प्रतिनिधि पंकज कुमार सिंह, भास्कर घाट के संयोजक, ट्रेड यूनियन के नेता और साथ ही कपिल देव सिन्हा, भारत स्काउट गाइड के जिला सचिव रंजीत कुमार, राजकिशोर पांडे, जिला स्काउट गाइड के आयुक्त गोपाल प्रसाद, कैडेटों में प्रतिज्ञा कुमारी और ममता कुमारी, उदय यादव और साथ ही विनोद कुमार, श्रीकांत शर्मा सहित स्थानीय नौजवान गया नगर निगम के सफाई कर्मी ने 1 घंटे का श्रमदान कर नदी में उगे झाड़ियों गंदगियों को साफ किया है। खबर लखीसराय से है, जहां लखीसराय चानन में रविवार 5 अप्रैल को दोपहर गोरी स्थित नवजीवन क्लासेस में मैट्रिक परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को
सम्मानित किया गया। सम्मानित छात्रों में प्रमुख रूप से आकाश कुमार, सोनाली कुमारी और साथ ही गुलशन कुमार, ईशा कुमारी, राजनंदिनी कुमारी, सोनू कुमार, नवीन कुमार और साथ ही विकास कुमार, करुणा कुमारी, सूरज कुमार और साथ ही निशु कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, रवि रंजन कुमार, दीपक कुमार, अर्पणा कुमारी और श्वेता कुमारी शामिल रहे हैं। और साथ ही आपको बताते थाना अध्यक्ष संजीता कुमारी ने अपने संबोधन में अभिभावकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बच्चों को सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति समझे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करें। सम्मान समारोह विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आगे बेहतर आने के लिए भी प्रेरित होते हैं। नवजीवन क्लासेस ने कक्षा 5वीं से 10वीं तक हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाती है। नवजीवन कोचिंग का नवजीवन क्लासेस है गोड़ी में जो स्थापित किया गया है। यहाँ के टीचर को बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो बच्चे इनके संस्थान से इतने सफल हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को और छात्र छात्राओं को हमारी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए 10वीं क्लास जो पहला सीढ़ी होता है, कोई भी विद्यार्थी का ये पढ़ाई के समय का सबसे पहला पड़ाव होता है। जो सफल बच्चे होता है तो उनको और उत्साह बढ़ता है, माता पिता को भी उत्साह बढ़ता है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ 10 पास कर गए तो अब इंटर में पढ़ाएंगे, इंटर पास कर दिए तो BA में पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहला पड़ाव है जो 10 का है। तो उन बच्चियों को मैं बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ कि जो एक बार में ही जिनकी बच्चियां या छात्र हैं, जो बच्चे हैं जो इनके संस्थान में पढ़ाई कर रहे थे, जो सफल हुए हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा हम देते हैं कि हम आगे और बढ़िए और अच्छा काम कीजिए। दुनिया समाज देश है, उसके लिए आप लोग नींव हैं और नींव जब तक मजबूत नहीं रहेगा, आगे जो रहता है मकान बनता है वो मजबूत नहीं होता है। तो आप पहले नींव को मजबूत रखिए, फिर आगे मकान अपने आप मजबूत बनेगा। और खास करके यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी बच्चियों के साथ या छात्र जो आप उपस्थित हैं, उनको भी हम देख रहे हैं कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इस बात को कि हमारे बच्चे इस संस्थान से बढ़ रहे हैं, आगे पढ़ भी रहे हैं। उस माता पिता को हम ज्यादातर अपने दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे बच्चियों को खास करके पढ़ने लायक समझे और पढ़ा रहे हैं। उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए, निर्माण कर सकती हैं। तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अपनी बच्चियों को इस काबिल समझा और पढ़ाने लिखाने में अपना जितना भी मेहनत किए हैं वो मेहनत किए। और बच्चियों को भी हम खास करके कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता जो है, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए और उनको सपने पूरे करने में अपने माता पिता को सहयोग दीजिए। उनको देखिए कि हमारे माता पिता हमारे सपने पूरा करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात हमारा एक करके वो खेती बाड़ी मजदूरी जहाँ से हो रहा है पैसे इकट्ठा करके पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चियां भी या बच्चे भी हैं जो समाज में एक अच्छा नागरिक बने और नागरिक बन करके हमारे देश का, समाज में हमारा नाम रोशन करे। सब भी माता पिता का पहले नवजीवन कोचिंग का नवजीवन क्लासेस है।
लखीसराय जिले के चानन प्रखंड अंतर्गत मलिया पंचायत के वार्ड संख्या 8 में स्थित शिव मंदिर के सामने का प्राचीन तालाब आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा। कभी स्वच्छ और पवित्र जल से भरा ये तालाब आज गंदगी का अंबार बन चुका है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पहले इस तालाब का पानी इतना साफ था कि लोग यहाँ स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। इसी कारण के शिव गंगा के नाम से इसे जाना जाता था। तालाब के किनारे बनी सीढ़ियां इस बात का प्रमाण भी है। ग्रामीणों का कहना है कि वार्ड में नाले का अभाव और साथ ही पानी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण तालाब में गंदगी जमा होती जा रही है। नालियों का गंदा पानी सीधे तालाब में गिर रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि तालाब की जल्द सफाई कराई जाए और जल निकासी की उचित व्यवस्था भी की जाए तो इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को फिर से पुराने स्वरूप में लाया जा सकता है। आपके सामने का एक तालाब का नज़ारा नजर आ रहा है जो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है। सुनने को आता है कि बरसों पहले कहीं न कहीं चमन हुआ करता था और आज इसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कहेंगे पूरा ग्रामीण का पानी इसमें आता है और सारा नाली का पानी आता है। इसमें किसी को बोलने पर कोई मानता है भी नहीं। आजकल इस वजह से पूरा गंदगी हो गया है। इस वजह से शिवगंग था, शिव मंदिर का ही शिवगंग था। इसमें लोग नहाता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर में करता था, लेकिन गंदगी की वजह से यही पूरा कचरा भर गया। एक बात बताएंगे, क्या इस गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है? नाली का व्यवस्था नहीं है तो वही सारा पानी इस तालाब में जाता है? तालाब में, पूरे तालाब के किनारे सारा। तो एक बात बताएंगे, पंचायत का मुखिया या फिर पंचायत समिति आने वाला जो योजना होता है कहीं ना कहीं गांव में ही खर्च करता होगा, तो फिर यहाँ नालियाँ क्यों नहीं बन पाई? गांव में खर्चा करते हैं लेकिन यहाँ पर आता है तो योजना फिर बनने नहीं देता है। कहता है इधर हमारा ज़मीन है, इधर हमारा ज़मीन है। तो ये आम पब्लिक कहती है या फिर मुखिया और पंचायत समिति के द्वारा रचा जाता है? आम पब्लिक कहती है। तो फिर ऐसे में जो फंड आता होगा वो वापस चला जाता होगा, तो इसका दोषी कौन होगा? वापस चला जाता है, दोषी तो इसका पब्लिक है। तो क्या लगता है कि विकास की गंगा बही है आपके पंचायत में? नहीं, विकास का काम हुआ है। विकास का काम अगल बगल हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इसमें नहीं हुआ। मलिया पंचायत के 9 नंबर वार्ड में वैसा नहीं हुआ। हाँ, रोड गली रोड बना है और काम हुआ विकास से। अच्छा, वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ों की आपके वार्ड में पंचायत में कमी है? कमी तो सबसे पहला कमी तो है नाली का कमी, पानी का निकास। हाँ, पानी का कमी है। इसके अलावा तो जो आप ही देख ही रहे हैं कि इसमें और क्या कमी है अभी। अच्छा, एक बात बताएंगे, साल भर में जब छठ पर्व आता है तो कोई न कोई अधिकारी तो यहाँ आते होंगे? अधिकारी आते हैं उतना, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। आते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी कान में रुई डाल करके और बंद सो गया? कन्फर्म। क्या नाम लिखते अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। कौन से वार्ड में है? 7 नंबर में। कौन से गाँव में है? मानपुर में। चचा, बगल में का तालाब नज़र आ रहा है मंदिर के सामने में। तालाब कब से यहाँ पर है और ये आज गंदा होने का काम हुआ है, ये कैसे हो गया? तालाब हम लोग के आज से पहले से खुदाया है। अच्छा, लेकिन 10-15 साल से दिया है गंदा का। घर में पानी आता था, घर निकलता था। और स्कूल है उधर मंदिर है, कितना चमन जगह है। इसको सौंदर्यीकरण सरकार करा तो बढ़िया बात है। इसके लेकर के आप जो है जिला पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी को लिखित में या मौखिक में इसका सूचना दिए कि तालाब में हम कहे थे कि हम साहब पिछले बार हम कहे थे कि अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी आला अधिकारी के नज़र इस पर पड़ी तो क्या उसके बाद इसका कोई निराकरण निकल पाया? मैं कहाँ ध्यान दिए, अधिकारी ध्यान नहीं दिए। तो क्या दोबारा कभी मतलब कि आए कि चलो भाई देख लेते हैं उस तालाब का क्या हाल चाल है? नहीं, कभी नहीं किया। अच्छा, जब छठ का पर्व आता है तो अधिकारी लोग तो यहाँ आते होंगे। हाँ। तो उस समय जब देख करके जाते हैं तो क्या लोग पर्व में यहाँ नहीं आते हैं? पर्व नहीं आते हैं। तो यहाँ जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है तालाब में, वह किसके लिए है, किस काम के लिए है? वही पहले कहे ना कि स्नान होता था शिव मंदिर में, जल ढारता था सब, इसलिए बना था, छठ भी होता था।
तो एक प्रकार से इसे ये इस तालाब को ये मान ले कि कहीं ना कहीं शिव की पूजा करने के लिए शिवगंग था। हाँ शिवगंग था। आज इसका नज़ारा कैसा देखने को मिल रहा है? आज तो एकदम गंदगी से भर दिया है। तो क्या लगता है कि अगर इसमें फिर से जो पहले की तरह ये चमन था अगर उस टाइप से हो जाए हाँ बहुत अच्छी तो बात कैसा? है। बहुत अच्छी बात है। क्या शुभ नाम लिखते हैं अपना? ये क्या नाम लिखते हैं अपना? हम अंबिका भी पूर्व सरपंच मलिया पंचायत। कितने नंबर वार्ड में ये आता है? हम आपके सामने का एक तालाब का नज़ारा नजर आ रहा है जो काफ़ी गंदगी से भरा हुआ है। सुनने को आता है कि बरसों पहले कहीं ना कहीं चमन हुआ करता था और आज इसकी स्थिति दयनीय हो चुकी है। क्या कहेंगे इसको लेकर? कहेंगे पूरा ग्रामीण का पानी इसमें आता है और सारा नाली का पानी आता है। इसमें किसी को बोलने पर कोई मानता है भी नहीं। आजकल इस वजह से ही पूरा गंदगी हो गया है। इस वजह से शिवगंग था, शिव मंदिर का ही शिवगंग था। इसमें लोग नहाता था, पूजा पाठ करता था, मंदिर में करता था, लेकिन गंदगी की वजह से यही पूरा कचरा भर गया। एक बात बताएंगे, क्या इस गांव में नाली की व्यवस्था नहीं है? नाली का व्यवस्था नहीं है, तो वही सारा पानी इस तालाब में जाता है? तालाब में, पूरे तालाब के किनारे सारा। तो एक बात बताएंगे, पंचायत का मुखिया या फिर पंचायत समिति आने वाला जो योजना होता है कहीं ना कहीं गांव में ही खर्च करता होगा, तो फिर यहाँ नालियाँ क्यों नहीं बन पाई? गांव में खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आता है तो योजना फिर बनने नहीं देता है। कहता है इधर हमारा ज़मीन है, इधर हमारा ज़मीन है। तो ये आम पब्लिक कहती है या फिर मुखिया और पंचायत समिति के द्वारा रचा जाता है? आम पब्लिक कहती है। तो फिर ऐसे में जो फंड आता होगा वो वापस चला जाता होगा, तो इसका दोषी कौन होगा? वापस चला जाता है, दोषी तो इसका पब्लिक है। तो क्या लगता है कि विकास की गंगा बही है आपके पंचायत में? नहीं, विकास का काम हुआ है, विकास का काम अगल बगल हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। इसमें नहीं हुआ। मलिया पंचायत के 9 नंबर वार्ड में वैसा नहीं हुआ। हाँ, रोड गली रोड बना है और काम हुआ विकास से। अच्छा, वर्तमान में कौन कौन सी चीज़ों की आपके वार्ड में पंचायत में कमी है? कमी तो सबसे पहला कमी तो है नाली का कमी, पानी का निकास। हाँ, पानी का कमी है। इसके अलावे तो जो आप ही देख ही रहे हैं कि इसमें और क्या कमी है अभी। अच्छा, एक बात बताएंगे, साल भर में जब छठ पर्व आता है तो कोई ना कोई अधिकारी तो यहाँ आते होंगे? अधिकारी आते हैं उतना, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। आते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी भी कान में रुई डाल करके और आंखों को बंद सो गया? कन्फर्म। क्या नाम लिखते अपना? मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। कौन से वार्ड में है? 7 नंबर में। कौन से गांव में है? मानपुर में। चचा, ही बगल में एक तालाब नज़र आ रहा है मंदिर के सामने में। तालाब कब से यहाँ पर है और ये आज गंदा होने का काम हुआ है, ये कैसे हो गया? तालाब हम लोग के आज से पहले से खुदाया है। अच्छा, लेकिन 10-15 साल से दिया है गंदा कर। घर में पानी आता था, घर निकलता था। और स्कूल है उधर, इधर मंदिर है, कितना चमन जगह है। इसको सौंदर्यीकरण सरकार करा दे तो बढ़िया बात है। इसके लेकर के आप जो है जिला पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी को लिखित में या मौखिक में इसका सूचना दिए कि तालाब में हम कहे थे कि हम साहब पिछले बार हम कहे थे कि अच्छा देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी आला अधिकारी की नज़र इस पर पड़ी तो क्या उसके बाद इसका कोई निराकरण निकल पाया? मैं कहाँ ध्यान दिए, अधिकारी ध्यान नहीं दिए। तो क्या दोबारा कभी मतलब कि आए कि चलो भाई देख लेते हैं उस तालाब का क्या हाल चाल है? नहीं, कभी नहीं किए। अच्छा, जब छठ का पर्व आता है तो अधिकारी लोग तो यहाँ आते होंगे?
हाँ तो उस समय जब देख करके जाते हैं तो क्या लोग परमाम भागलपुर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट की ओर से 5 अप्रैल 2026 को भागलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के रसोइयों ने भाग लिया। कार्यक्रम में रसोइयों की समस्याओं, मानदेय वृद्धि और कार्यस्थल का सुरक्षा जैसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान वक्ताओं ने कहा कि मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों को अभी तक न्यूनतम मानदेय और पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही। रसोइयों ने एक स्वर में केंद्र और राज्य सरकार से मानदेय बढ़ाने और साथ ही सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई है। आज यही बैठक हुआ है कि जिसमें इन लोगों को मानदेय बढ़ोतरी को लेकर और सरकार जो न्याय कर रही है, नौकरी के नाम पर ठग रही है, मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में इसकी बैठक उमा शंकर प्रसाद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने किया और इस बैठक में रसोइया को कर्तव्य और अधिकार के बारे में जागरूकता किया गया, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी अवैध तरीके से हटाई गई, पुनः रखवाने हेतु और 12 महीना का मानदेय कराने हेतु और साल में सूती साड़ी और पुरुष के लिए पैंट शर्ट दिलवाने हेतु और साल में प्रत्येक महीने में 7 तारीख को मानदेय लागू कराने हेतु और इन लोगों को जो पटना गांधी मैदान में आगामी 12 अप्रैल दिन रविवार को केंद्र शिक्षा मंत्री गांधी मैदान में जो आने वाले हैं, पूरे बिहार की रसोइया जाएगी और अपना मांग पत्र को सौंपेगी और वहां से फिर अपना प्रस्थान करके घर लौटेगी। क्या परिचय दिया? परिचय, मेरा नाम उमा शंकर प्रसाद हुआ और संगठन के पदाधिकारी। भागलपुर सुल्तानगंज स्थित ट्रिक कोचिंग सेंटर में फिजिकल टीचर आशीष कुमार के द्वारा वहां पर 12th क्लास के एवं छात्र एवं छात्राओं के लिए आर्य टेस्ट क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आर्य टेस्ट प्रतियोगिता में 12th क्लास के लगभग 250 छात्र एवं फिजिकल शिक्षक आशीष कुमार, ट्रिक कोचिंग के डायरेक्टर नीरज कुमार, शिक्षक रंजन कुमार, इंग्लिश शिक्षक सोनू सर और साथ ही मैथ शिक्षक नीतीश सर, केमिस्ट्री शिक्षक अभिनव सर के द्वारा आर्य टेस्ट प्रतियोगिता में टॉप 11 छात्र एवं छात्राओं को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर फिजिकल शिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि आज रविवार को आर्य टेस्ट प्रतियोगिता में 12th क्लास के लगभग 250 छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया, जो ये आर्य टेस्ट प्रतियोगिता में सफल टॉप 11 छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कार देकर वहां पर सम्मानित किया गया। आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है, यदि आप सभी चाहे मंथली टेस्ट हो या साप्ताहिक टेस्ट हो, अगर उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें, भाग लें, तो आपकी एग्जाम की तैयारी जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रतिस्पर्धा में जितने सभी स्टूडेंट आए, उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस प्रतिस्पर्धा में टॉप 10 में जितने स्टूडेंट आए, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, उसको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं आए उसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जो मैं कमर्शियल रहने वाला हूँ और आशीष सर के यहाँ पढ़ता हूँ और आशीष सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है। और इस बार नंबर 1 पे आया हूँ, अगली बार तो फिर 9 नंबर पे आया था। अब की मेहनत किया तो नंबर 1 पे आए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करें और अच्छा रैंक करें। जो स्टार्ट किए सीरीज, ये सीरीज आपका पूरा 12th सीरीज चलेगा और इस टेस्ट सीरीज का हम नाम रखे हैं आर्या टेस्ट सीरीज। जो मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, इसीलिए पूरा आपका ये सीरीज चलेगा इस 12th में आर्या टेस्ट सीरीज के नाम से ये टेस्ट आपका होते रहेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं
जिस तरीका से 12th में माहौल बनाए आप, उस तरीका से 7 अप्रैल मंगलवार दिन 11th का बैच शुभारंभ कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी स्टूडेंट होगा आप लोग उसको थोड़ा सा बोलेंगे कि फिजिक्स का मतलब, फिजिक्स का मतलब मैजिशियन ऑफ इंग्लिश, मैजिशियन ऑफ इंग्लिश, केमिस्ट्री के युवा चहेता और मैथ का बेताज बादशाह, और ये सब से हट के जो भी आपका भाई हो, बड़ा भाई नौकरी करना चाहता है, उसके लिए सुन लीजिए यहाँ से, नौकरी के लिए जो मकसद है आप लोग का, तो ट्रिक सेंटर में बैच उसका स्टार्ट हो गया है। बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे ड्राइवर, ये सब का बैच स्टार्ट हुआ है। स्पेशल बिहार पुलिस रेलवे ग्रुप डी का सर स्टार्ट किए हैं 6:30 से 8:30 और 8:30 से 10:30। जो भी स्टूडेंट आपका बड़ा भाई भी क्यों ना हो, उसको बोलिए भैया आपको नौकरी करना है और नौकरी के लिए ट्रिक सेंटर चल जाइए। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले ट्रिक सेंटर। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट होगा थोड़ा आप लोग बोल देंगे। ट्रिक सेंटर में नया बैच शुभारंभ किया गया और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। मंगलवार से ही पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI ये तीनों का बैच स्टार्ट किया जा रहा है मंगलवार से, यानी जिस दिन से 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जो भी स्टूडेंट होगा थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में हम भी पढ़ाते हैं, सर तो है ही, सर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। भागलपुर में स्मार्ट सिटी में इन दिनों सूखा नशा यानी ब्राउन शुगर का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो अब एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप ले चुका है। चिंताजनक बात यह है कि इस नशे की चपेट में अब छोटे बड़े बच्चे भी आते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नशा अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि इसके सेवन से मुंह से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती, जिससे युवा वर्ग इसे आसानी से छिपाकर अपनाने लगते हैं। बताया जाता है कि लगातार 1 सप्ताह तक इसका सेवन करने पर व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। इसके बाद उसके व्यवहार और सोच में नकारात्मक बदलाव आने लगता है और कई मामलों में यह चोरी, छिनैती जैसे अपराधों में भी लिप्त हो जाता है। इससे न केवल व्यक्ति का भविष्य बर्बाद होता है, बल्कि सामाजिक शांति और साथ ही सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगता है। सिटी डीएसपी ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए आम नागरिकों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा है कि इस समस्या में सभी को जागरूक होने की जरूरत है और साथ ही सप्लाई साइड पर प्रशासन नशा तस्करों की पहचान कर उनके नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई भी कर रहा है। खबर भागलपुर से है, जहां जिले में चर्चित फर्जी शपथ पत्र कांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। करीब 90 दिनों तक चली गहन और साथ तकनीकी जांच के बाद जगदीशपुर थाना पुलिस ने इन हाई प्रोफाइल मामले में अहम सफलता हासिल करते पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में फर्जीवाड़े के संगठित गिरोह में परतें धीरे धीरे खुलने लगी। वरीय पुलिस अधिकारियों ने निर्देश के चलते इस जांच का नेतृत्व एसआई विकास कुमार कर रहे थे। पुलिस टीम ने बुधवार को शाम तातारपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर स्वर्गीय मोहम्मद इस्लाम के पुत्र मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ बिक्की को एक प्रिंटिंग दुकान से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जगदीशपुर थाना लाकर गहन पूछताछ की गई। इसके बाद मेडिकल जांच कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसके तहत हम लोग जो अधिनियम की जो धाराएं हैं इसको पूरा लगाएंगे। उसके बाद आगे अनुसंधान में जो भी फैक्ट होगा, जो भी एविडेंस होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि 4 लोग इसमें मुंगेर का है और एक आदमी ये नाथनगर का आदमी है। वो
उसके तहत हम लोग जो अधिनियम की जो धाराएं हैं इसको पूरा लगाएंगे। उसके बाद आकर भागलपुर जिले के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित नवाब बाग कॉलोनी में चोरी की एक गंभीर घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार एक बच्ची द्वारा संचालित पैथ लैब जिसका सेटअप हाल ही में किया जा रहा था को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर यहां से भारी मात्रा में महंगे उपकरण और अन्य जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का जायजा लिया है। सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की गई। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। वहीं तिलका मांझी थाना अध्यक्ष ने बताया कि अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। आवेदन मिलने के बाद ही आगे की विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल भी बना हुआ है। एक तिलका मांझी क्षेत्र में जो नवाबाग कॉलोनी है उसमें एक व्यक्ति है जिनका पैथलैब है, अभी सेटअप ही हो रहा था। उनके घर से जो पैथलैब है उसमें भारी मात्रा में जो पैथलैब का सामान है उसके चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इस पूरे मामले की छानबीन जो विधि व्यवस्था अंचल के इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में तिलका मांझी थाना कर रही है। वहाँ पे मेरे द्वारा भी विजिट किया गया है और जो परिजन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, पूछताछ भी चल रही है उसमें। और जो वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है और जल्दी हम इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा और जो सच्चाई है वो पता चलेगी और आप लोगों को अपडेट। एक तिलका मांझी क्षेत्र में जो नवाबाग कॉलोनी। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई जहां पीरपैती थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन और वाहन परिसिंग और साथ ही पासिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पुलिस गश्ती दल को लोकेशन साझा कर अवैध खनन में लगे वाहनों को सुरक्षित पास कराने का काम कर रहे हैं। इसी आधार पर 3 अप्रैल 2026 की रात गश्ती दल ने संदिग्ध वाहन का पीछा किया और साहू मंडी कहलगांव रोड के पार उसे पकड़ लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने गिरोह के बारे में कई अहम खुलासे किए। उनकी निशानदेही पर एक अन्य वाहन भी बरामद किया गया है। विशेष टीम को अवैध खनन और उसके परिवहन और ये भंडारण के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस क्रम में एक ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं और ये पुलिस और ये एचडीपीओ की मतलब कि लोकेशन देकर और ये गाड़ियों को पास करवाते हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसमें जो ये एसएचओ पीरपैती भी थे। तो ये दिनांक 3/4/2026 को एक जो ये गाड़ी थी जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे जिन पर की मतलब कि संदेह हुआ और इनका तलाशी लिया गया। तो इनके पास से मतलब कि कुछ कैश बरामद हुआ और इसके अलावा इनके फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था जिसमें ये एडमिन भी थे कुछ लोग। और वे लोग क्या है में जो ये अवैध खनन और उसके परिवहन और ये भंडारण के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस क्रम में एक ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं और ये पुलिस और ये एचडीपीओ की मतलब कि लोकेशन देकर और ये गाड़ियों को पास करवाते हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एचडीपीओ कहलगांव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और इसमें जो ये एसएचओ पीरपैती भी थे। तो ये दिनांक 3/4/2026 को एक जो ये गाड़ी थी जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे जिन पर की मतलब कि संदेह हुआ और इनका तलाशी लिया गया। तो इनके पास से मतलब कि कुछ कैश बरामद हुआ और इसके अलावा इनके फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव था जिसमें ये एडमिन भी थे कुछ लोग। और वे लोग क्या है कि मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे इस टाइप के मैसेजेस मतलब कि कर रहे थे कि ये गाड़ी चली गई है और मतलब कि जो एसएचओ और ये डीएसपी का लोकेशन दे रहे थे और इसके एवज में पैसे लिए जा रहे थे। तो और फिर इन लोग को ये अरेस्ट किया गया और इसके बाद इन्होंने मतलब कि बताया कि आगे भी एक ये पीरपैती थाना में ही एक की मिर्जा चौकी के समीप जो ये सीमा क्षेत्र है वहां पर भी इस टाइप का एक गाड़ी है और ये कुछ लोग एक्टिव हैं। तो वहां पर भी फिर मतलब रेड किया गया और वहां से जो ये मिर्जा चौकी से 3 आदमियों को वहां से अरेस्ट किया गया। तो इस तरह इसमें टोटल अभी तक मतलब 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई है
और इसमें 1,30,500 रुपए इसमें जो ये कैश इन लोग से बरामद हुआ है। इसके अलावा इसमें एक कार, एक स्कॉर्पियो कार और ये 7 मोबाइल फोन इसमें ये बरामद हुए हैं। और इन सभी जो ये मोबाइल फोन है और जो ये व्हाट्सएप ग्रुप जो एक्टिव थे और इनमें जो भी नंबर्स थे उन सभी का जांच किया जा रहा है। और इसमें अन्य जो भी अपराधकर्मी हैं जो कि मतलब कि लगभग 50 से ज्यादा हैं जो इन ये ग्रुप्स पर एक्टिव थे, तो उन सभी का जांच किया जाएगा और फिर उसमें ये विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और जो 7 लोग जो ये अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है शुभम कुमार, बजरंगी भगत, नीतीश कुमार, धर्मदेव पंडित, अभिषेक कुमार उर्फ चंदन और ये नंदजी यादव और ये मोहम्मद अहमद रजा। ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें से कुछ लोग हैं उनके ऊपर ये आपराधिक इतिहास भी है और ये पुलिस पर हमला और ये इस टाइप के केसेस भी हैं। और इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सेक्शंस को जोड़कर इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये पुलिस को ही सूचना मिल रहा था इसमें। भागलपुर में समाज सेवा की दिशा में सराहनीय पहल करते हुए लायंस क्लब भागलपुर फेमिना द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर शहर के आनंद चिकित्सालय रोड स्थित लायंस अन्नपूर्णा भोजन सेवा सेंटर बिल्डिंग में रविवार को आयोजित हुई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श का लाभ उठाया है। शिविर में पेट, लीवर और साथ ही आंत एवं पाचन संबंधी रोगों के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्त स्त्री एवं प्रसूता रोग और साथ ही सामान्य बीमारियों से संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सा द्वारा मुफ्त परामर्श दिया गया। इस दौरान मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। लायंस क्लब भागलपुर फेमिना के सदस्यों ने बताया कि इस तरह के शिविर का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना रहा है। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर अचित सिंघानिया है। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ और गुप्त रोग विशेषज्ञ, इनफैक्ट निंद्रा रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अब दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ बट मूल निवासी भागलपुर का हूँ। तो मैं अपने जो जन्मभूमि है उसमें लोगों के सेवा भाव के लिए जो फ्री कैंप है, फ्री परामर्श एवं मुफ्त दवाइयों के लिए शिविर लगाया है। पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है, काफी जी, इतने बड़े लेवल पे फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। ऐसे हमने कोविड लॉकडाउन के समय भी इस तरीके का आयोजन किया था जिसमें हमने काफी लोगों की मदद करी थी, लेकिन कोविड लॉकडाउन के बाद हमने इस बड़े लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी कैंप का आयोजन फर्स्ट टाइम किया है और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से हम लोग हर कुछ अंतराल पर रेगुलरली करते रहें। किस चीज की इलाज दी जा रही है? यहाँ पे मनोरोग की विशेषज्ञ, डिप्रेशन, अवसाद और स्त्री रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रो की विशेषज्ञ, भागलपुर के फर्स्ट डीएम गैस्ट्रो हैं उनकी विशेषज्ञ है और जनरल फिजिशियन, बीपी, शुगर वगैरह सबकी तरफ विशेषज्ञ डॉक्टर। ये बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, हर कुछ टाइम पे रेगुलर इंटरवल पे चलता रहेगा, फ्री परामर्श और बिल्कुल मुफ्त दवाइयाँ। उसकी दवाई की जरूरत के लिए आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे नीचे सेवा कर्मी हैं उनसे संपर्क करके ले सकते हैं और हम 20 दिन के बाद देखे हैं, 1 महीने की दवा लिखे हैं, वो दोबारा खरीद भी सकते हैं जरूरत पड़े तो। अभी जो आज जो देखा है उसके लिए अभी 20 दिन की दवा खरीद ली गई है। भागलपुर फेमिना की प्रेसिडेंट हूँ, बबीता गुप्ता, और ये हम लोगों ने कैंप लगाया है डॉक्टरों का, जिससे हम गरीबों की भलाई कर सके। गरीबों को जो बाहर दिखा नहीं पाते हैं डॉक्टर, वो हमारे यहाँ आके जर्नलिस्ट को दिखाए, गायनों को दिखा दे और मनोविज्ञान के डॉक्टर को दिखाए और फिजिशियन को दिखाए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी रखा है इसमें और बाहर के डॉक्टर है, सारे यहाँ के नहीं है, दिल्ली के डॉक्टर है और बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर भी बहुत परिश्रम कर रहे हैं। और यदि ये कामयाब रहा तो हम आगे भी इसको सुचारू रूप से चलाएंगे। सब मुफ्त, फ्री में, सब फ्री, कोई दवाई का पैसा नहीं ले रहे हैं। और हम लोग 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन इसीलिए ले रहे हैं कि उन लोग को ये न लगे कि डॉक्टर तो बेकार है, ऐसे फ्री में दिखा रहे हैं, इसीलिए हम 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। बबीता गुप्ता है, लायंस क्लब ऑफ फेमिना प्रेसिडेंट। मैम, आज लायंस क्लब की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाई गई है और बड़े पैमाने पर, ये पहली बार है। आप कहाँ से आई हैं, क्या आप इस मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जो भी स्त्री एवं प्रसूति जो भी रोग होता है उनको देखती हूँ। तो ये कैंप लगाने का यही मकसद है कि जो भी फ्री में जितना से जितना सेवा हम दे पाए और लोगों के बीच में जागरूकता जगाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स लेडीज जो इग्नोर करती है, जैसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम, हर महीने जो मासिक प्रॉब्लम होती है, तो
बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं होता कि क्या करना है नहीं करना है, उसको देखना, सफेद पानी का प्रॉब्लम, बहुत सारी कैंसर की जांचें होती है जो महिलाओं को करानी चाहिए उम्र के बाद, वो सारे स्क्रीनिंग्स का बताना कि आपको क्या कराना है, कैसे कराना है। मेन पर्पस और मेन एम हमारा यही है। ये जागरूकता अभियान के तहत ये चलता रहेगा? हाँ, ये हम कोशिश करेंगे हर 2 से 3 महीने में आके एक बार कैंप लगाएं। मेरा नाम डॉक्टर। देश के बड़े शहरों दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और उड़ीसा में काम करने वाले मजदूर अब रसोई गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। नई दिल्ली के आनंद विहार के गोड्डा जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेसवे से भागलपुर पहुंचे कई रेल यात्रियों ने बताया कि जिन इलाकों में वे काम कर रहे थे वहां गैस की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। इतनी महंगी गैस खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं था, जिसकी आमदनी भी सीमित थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सिन्हौला के मिथुन यादव ने बताया कि गैस की भारी कमी के कारण रोजमर्रा का खाना बनाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वे घर वापस लौट आए हैं। वहीं मुंगेर के संग्रामपुर निवासी रवि जो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा कि यदि गैस नहीं मिलेगी तो वो लकड़ी पर खाना बनाकर किसी तरह गुजारा करेंगे। गरीब रथ से लौटे मोहम्मद दारुल, नूर मोहम्मद चांद, अशोक शाह और आदि लोग, वहां पर सभी लोगों ने केवल गैस की किल्लत को लेकर अपनी बातें कही हैं। जी जी, मेरा नाम डॉक्टर अचित सिंघानिया है। मैं एक मनोरोग विशेषज्ञ और गुप्त रोग विशेषज्ञ इनफैक्ट देश के बड़े शहरों दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और उड़ीसा में काम करने वाले मजदूर अब रसोई गैस की भारी किल्लत और बढ़ती कीमतों से परेशान होकर अपने अपने घर लौटने को मजबूर है। नई दिल्ली के आनंद विहार से गोड्डा जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेसवे से भागलपुर पहुंचे कई रेल यात्रियों ने बताया कि जिन इलाकों में वे काम कर रहे थे वहां गैस की कीमतें 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इतनी महंगी गैस खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं था, जबकि आमदनी भी सीमित थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सिन्हौला की मिथुन यादव ने बताया कि गैस की भारी कमी के कारण रोजमर्रा का खाना बनाना मुश्किल हो गया था, इसीलिए वे घर वापस लौट आए थे। वहीं मुंगेर के संग्रामपुर निवासी रवि जो दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा है कि यदि गैस नहीं मिलेगी तो वे लकड़ी पर खाना बनाकर किसी तरह गुजारा करेंगे। चले आए घर? ऐसे घर होने का मन हो गया, दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। वहाँ दिक्कत क्या हो रहा है? वही गैस उसका सिलेंडर नहीं मिल रहा था? बताइए, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डरने की इसमें क्या बात, हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, यही सब खाने पीने की दिक्कत हो रहा था, हम लोग चले आए। गैस नहीं मिल रहा था? नहीं सर। कहाँ जाओगे? सनौला जाएंगे। क्या नाम है? मिथुन यादव। ठीक। अनुसार गैस का कोई दिक्कत नहीं है, गैस तो मिल रहा है, भले महंगा मिल रहा है। यहाँ कहाँ है? यहाँ भागलपुर बिहार और सनौला में रहते, शादी के फंक्शन में आए हैं। मोहम्मद चांद। कहाँ से लौट रहे हो? दिल्ली जाकिर नगर से। क्या करते थे? मेरा सिलाई का काम है, कारखाना है। घर क्यों चले आए? ये सब थोड़ा दिक्कत हो रहा था गैस का, ये सब क्या दिक्कत हुआ? गैस का कोई उपाय नहीं था? नहीं, ब्लैक में मिल रहा, बहुत महंगे मिल रहे, 400-500 रुपये दे रहा था? 400 रुपये किलो। रवि। कहाँ घर है? जवाद मुसड़ी संग्रामपुर। कहाँ जा रहे हैं? आनंद विहार जा रहे हैं। लोग वहाँ से लौट रहे हो, तुम जा रहे हो? अब क्या करें सर, भूख थोड़ी ना छोड़ता है। खाना कैसे पकाओ? लक्कड़ पे बनाएंगे सर, कंपनी है। गैस नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। कैसे खाना पकाओगे? लक्कड़ पे बनाएंगे सर। मोहम्मद दुरुल। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग तो आ रहे हैं भेवाड़ी से। क्यों चले आए घर? वो आ गए, ऐसे गैस का प्रॉब्लम होता था, इसीलिए आ गए हम। क्या काम करते हैं? हम लोग तो वो कुट्टी का काम करते हैं। जो क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? लाल मोहम्मद। कहाँ रहते थे? वही दिल्ली में रहते थे।
घर क्यों चले? वही गैस के प्रॉब्लम के लिए। जी सर, इसी के लिए अभी घर में देखेंगे, कुछ काम धंधा होगा तो करेंगे। मैं अशोक कुमार साहब बोल रहा हूँ। कहाँ से लौट रहे हैं अशोक बाबू? दिल्ली से। क्या करते थे? हमारी बच्ची वहाँ जॉब कर रही है, जॉब का ट्रांसफर भी हो गया, फिर भी लेकिन गैस की बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसलिए मैं। अच्छा, उसको लाने गए? हाँ, उसको लाने गए थे, ले आया हूँ मैं, अब ठीक है। भागलपुर में हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच स्थापित करने की मांग को नया बल मिल गया है। राज्यसभा सांसद सह बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस मुद्दे पर स्पष्ट समर्थन जताते हुए कहा कि भागलपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर में हाईकोर्ट का एक बेंच होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल आम लोगों के न्याय के लिए पटना तक जाने की परेशानी से राहत मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी अधिक सुगम और सुलभ बनेगी। मनन मिश्रा ने कहा कि इस विषय पर अत्यंत अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट और संसद स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से इस दिशा में हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसको लेके कुछ आप? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, भागलपुर चूँकि पटना से काफ़ी दूर पड़ता है और भागलपुर में मैं समझता हूं कि पूर्णिया और इधर के जो क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र को, किशनगंज वगैरह सबको ये कवर कर सकता है। तो भागलपुर का जो डिमांड है यहाँ बेंच का, हाई कोर्ट का, वो जायज़ है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर। तो इसमें जो कुछ होगा मेरे अपने स्तर से वो मैं करूँ। चेन स्नैचिंग की वारदात। महावीर नगर थाना क्षेत्र में 3 अप्रैल 2026 को एक महिला से चेन स्नैचिंग की गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। इससे पहले कोटा शहर में एक अन्य चेन स्नैचिंग की वारदात का भी खुलासा हुआ। 2 अवैध शराब तस्करी। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर भापुसे के नेतृत्व में थाना कंथून पुलिस एवं साइबर टीम ने 4 अप्रैल 2026 की रात को 2 आरोपियों कमल पुत्र कन्हैया लाल मीणा और साथी कन्नू उर्फ सुमन पुत्र मूलचंद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और आगे की जांच में जुट गई है। डीडवाना राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 के पहले दिन रविवार को डीडवाना जिला मुख्यालय पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। पेपर लीक, नकल जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस विजन के तहत प्रशासन बेहद सतर्क नजर आया। डीडवाना के सभी 23 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही पुलिस बल तैनात रहा। अभ्यर्थियों को गहन तलाशी के बाद उन्हें केंद्र में प्रवेश दिलाया गया। प्रशासन द्वारा जारी सख्त निर्देशों के पालन में परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले केंद्र के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए, जिससे दूरी से पहचान वाले कुछ अभ्यर्थियों को मायूस भी नहीं होना पड़ा। और साथ ही आंकड़ों की जुबानी पहले दिन का हाल। जिला कलेक्टर कार्यालय डीडवाना कुचामन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी अनुसार पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अभ्यर्थियों का उत्साह मिला जुला रहा है। कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 9346, उपस्थित अभ्यर्थी 5795, उपस्थित अभ्यर्थी 3551, कुल उपस्थिति प्रतिशत 62.01% रहा है।
महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती के अवसर पर आज पर माली सेना द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 180 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। ज्योतिबा फुले जयंती पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता एवं वाहन रैली का भी आयोजन किया जाएगा। 199वीं जयंती के उपलक्ष्य में गढ़वाल पैलेस सेकेंडरी रेलवे स्टेशन के पीछे आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें माली समाज द्वारा ये आयोजन रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और मातृशक्तियों ने अपना रक्तदान किया है। और आगामी आने वाली 10 तारीख को एक महिलाओं के लिए एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन कृष्णा ग्रीन गार्डन में रखा गया है। साथ में मन्ना हवेली में एक बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी का एक प्रतियोगिता रखी गई है। उसके साथ 11 अप्रैल को 4:30 बजे मनोहर गार्डन से एक विशाल वाहन रैली का आयोजन रखा गया है, जो कि वाहन रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई फुले सर्किल पहुंचेगी। उसके पश्चात एक निःशुल्क मेले का आयोजन रखा गया है। उस मेले में सभी समाज बंधुओं के लिए निःशुल्क भोजन की स्टॉल्स की व्यवस्था रखी गई है। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस रैली को सफल बनाएं। सभी कार्यक्रमों में पधारने के लिए सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगा। हिमांशु टाक, कार्यक्रम संयोजक, अजमेर। 199वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज गढ़वाल पैलेस तोपदड़ा में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जो कि माली सेना अजमेर और जागृति संस्थान की तरफ से आज ये रक्तदान शिविर किया गया। पूर्व की भांति इस बार भी ये शिविर रखा गया, जो कि हमने करीबन 150 से 200 यूनिट का रक्तदान टारगेट रखा। और इसमें हमने साथ में थैलेसीमिया जो बच्चे हैं उसके लिए भी एक विशेष डोनर रखे हैं, जो हमारी संस्था से 20 डोनर थैलेसीमिया बच्चों को समर्पित है। और साथ ही कुछ जो विभिन्न तरह की जांचें हैं उसके कुछ डॉक्टर हमने बुलाए हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती पर जो कि हमारा ये जो 5 दिवसीय प्रोग्राम है, जिसमें खेलकूद प्रतियोगिता है जो कि कृष्णा गार्डन में है, वाद विवाद प्रतियोगिता है जो कि मन्ना हवेली में है। इसके साथ ही 11 अप्रैल को संपूर्ण मुदा माली सैनिक समाज सबको साथ लेकर के गढ़वाल पैलेस मनोहर गार्डन से यहाँ ज्योतिबा फुले सर्कल पहुँचेंगे। तो वहाँ साथ ही बाल मेले का हमने भी आयोजन रखा है, जो कि हम सभी विशाल रैली के रूप में वहाँ पहुँचेंगे। और इसी जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने ये रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। इसमें हमने विभिन्न जांचें रखी है और ये रक्त हमारा सबके सहयोग से, सभी संस्थाओं के सहयोग से ये हमारा ये सफल हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई फुले की जिन्होंने जन जन की सेवा करी है, दलितों की सेवा करी है, शूद्रों की सेवा करी है, उन्हीं के कदमों क्रम पे चलते हुए आज हमने ये रक्तदान शिविर रखा है। जैसे उन्होंने सेवा ये समर्पण अपना जीवन बिताया है, वही उन्होंने कदमों से चलते हुए हमने ये आज शिविर रखा है। लक्ष्य करीबन 150 से 200 का। जोधपुर की मंडोर मंडी में मिलावटी घी और साथ ही सूचना पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा टीम ने गोदाम में दबिश दी है। इस दौरान टीम ने मौके से दुकान में घी रखी और जांच की और साथ ही आवश्यक कार्रवाई की है। अचानक टीम के पहुंचने ही सूचना मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। कई व्यापारी टीम को कार्रवाई को लेकर सवाल भी करते नजर आए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रजनीश शर्मा ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट से घी महामंदिर थाने की पुलिस और साथ ही डीएसटी टीम ने सूचना मिली कि मंडोर मंडी में एक गोदाम में घी का ट्रक खाली कराया जा रहा है। और प्रशिक्षु आरपीएस नवनीत कौर ने बताया कि डीएसटी की ओर से नकली घी के संदेह में इतला मिली थी और साथ ही इस पर वो टीम के साथ मौके पर पहुंची हैं और साथ ही फूड एंड सेफ्टी टीम को सूचना दी है। बता दें कि मंडोर मंडी में घी की खरीद को लेकर जिले भर से ग्राहक आते हैं। हमने मंडोर मंडी में करीबन 14,500 किलोग्राम घी हमने मिलावट होने के संदेह में जब्त किया था और ये कार्रवाई सत्य रूप से जारी है। आज भी इसी संदर्भ में जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपको अंतिम फिगर बता दिया जाएगा कितना माल है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी टीम की ओर से कार्रवाई होती है, पूर्व में भी कार्रवाई हुई, तो इन लोगों के सैंपल के पास होने का या फेल होने का प्रतिशत क्या रहता है? क्योंकि जोधपुर शहर जो एक समय यहाँ की मिठाइयाँ खान पान के लिए फेमस था, अभी नकली घी को लेकर बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। घी की जो भी बड़ी कार्रवाई है उसके अंदर 100% जो है विभाग सफल रहा है मिलावट को पकड़ने के लिए। और उनके जो है वो परिवाद भी विधि अनुसार जो है समय पे न्यायालय में संस्थित किए जा रहे हैं और न्यायालय के द्वारा उनमें निर्णय भी किए जा रहे हैं। जिनमें जुर्माने का प्रावधान है जुर्माने किए जा रहे हैं और जिनमें सजा का प्रावधान उनमें सजा भी न्यायालय द्वारा कारित की जा रही है।
ये कुछ समय पहले थाना महामंत्री से हमें सूचना दी गई थी कि आयुक्तालय पुलिस कमिश्नरेट की डीएसटी टीम के द्वारा मंडो मंडी के श्रीराम ब्लॉक में एक गोदाम पे कोई घी का ट्रक खाली हो रहा था, तो उनके द्वारा उसको ट्रक को डिटेन करने पर जो हमें सूचना दी गई है। और श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के निर्देशों पे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और अभी गोदाम में जो है वो रखे हुए घी की हम जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो है वो संदेह के आधार पर हम उसके नमूने लेंगे और खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत जो है वो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही देख रहे हैं फूड डिपार्टमेंट। लगातार शहर जो है खासतौर पे यहाँ की मंडी नकली घी को लेकर बदनाम होती जा रही है। पुलिस किस तरीके से जो है ऐसे लोगों को बेनकाब करने की तैयारी है? जी बिल्कुल, पुलिस ने हमारे जो भी अलग अलग क्षेत्र बीट क्षेत्र बटे हुए हैं, हमने उसमें बीट कांस्टेबल्स को सबको पाबंद किया है कि जिसके भी क्षेत्र में ऐसी गतिविधि होती है तो वो हमें सूचित करे और निगरानी निरंतर रखे, जिसपे हम तुरंत एक्शन ले पाए और ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम हो। डीएसटी से इत्तला मिली थी मंडी में कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध गतिविधि है, जिसके संदर्भ में हमने आके देखा तो यहाँ कुछ घी के डब्बे हैं, जिसके सूचना हमने फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर को दी, तो वो मौके पे आए हैं और आगे की कार्रवाई फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर। जोधपुर में 5 अप्रैल को धींगा गवर का मेला धूमधाम से मनाया गया। मेले में इस बार हुड़दंग करने वालों और साथ ही बाहर से आने वाले मंचलों पर पुलिस की नजर रहेगी। इसके लिए ड्रोन और कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाएगी। मेले में वहां पर एंट्री करने के लिए भी भीतर, आपको बता दें, भीतरी शहर में एंट्री के प्रमुख मार्गों पर पुलिस की ओर से नाके भी लगाए जाएंगे। इधर इस मेले को लेकर महिलाओं में भी उत्साह है और महिलाओं का कहना है कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। इस बार मेले को लेकर नई दुल्हनों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और साथ ही भीतरी शहर में कई जगहों पर महिलाओं का सम्मान भी किया जाएगा। शहर के पुष्टिकर स्कूल और साथ ही हनुमान चौक, हाथी चौक और कबूतरों का चौक, सुनारी की घाटी, सिटी पुलिस, शाहपुरा, मोती चौक और साथ ही जूनी मंडी, आड़ा बाजार, कुमरिया कुआं और साथ ही नव चौकिया आदि जगहों पर आयोजन होंगे। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें। मेले में बाहर से आने वाले विजिटर्स को चेक किया जाएगा। इसके लिए नाके लगाए गए, वहीं सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। मेले को लेकर सभी वहां पुलिस चाक चौबंद रही है। जी, सबसे पहले तो जोधपुर वासियों को और यहाँ के जो है जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो अपना कल त्योहार है उसके लिए धींगा गवर जो है, तो सबसे पहले मेरा यही निवेदन रहेगा शहर वासियों से कि इस त्योहार को हमें जो है बहुत ही शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी अपने किसी भी तरीके का लॉ जो है अपने हाथ में ना ले। और पुलिस की तो तैयारियां जो है वो पिछले साल से भी ज़्यादा चाक चौबंद इस बार हमने करी है। इसमें हमने बहुत सारे नाके लगाए हैं जहां पे एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा और बाहर से आने वाले जितने भी जो विजिटर्स हैं उनके आईडी को चेक किया जाएगा। वीडियो नाकों पे सीसीटीवी कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने इंश्योर करी है और नाइट विजन जो ड्रोन्स हैं वो भी हमारे एयर में रहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि धींगा गवर जनरली जो महिला सेंट्रिक एक त्यौहार है जिसमें तीजनियाँ जो हैं वो रात भर इस चीज़ को सेलिब्रेट करती हैं। तो थोड़ा सा एक संवेदनशील एंगल ये भी है कि बाहर से जो कुछ लड़के हैं जो यंग जनरेशन के, वो ऐसा रिपोर्ट है कि पहले कुछ सालों के अंदर दारू पी के और एंटर करने का ट्राई किया है और पहले भी इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई और इस बार भी जो है सख्त कार्रवाई रहेगी। और रही बात सुरक्षा और जो है त्योहार मनाने के बीच के समन्वय की बात, तो हम सभी जो आयोजक हैं उनके संपर्क में हैं और दोनों ही चीज़ें जो है इनके मेलजोल से हम इसको संपन्न कराना चाहेंगे। सर, 111 सेंटर बनाए गए। जी, सबसे पहले तो जोधपुर वासियों को और यहाँ के जो है जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
जी सबसे पहले तो अजमेर एसपी हर्षवर्धन के निर्देश पर पुलिस का म्यूल हंटर अभियान। साइबर थाना पुलिस व सिविल लाइंस थाना पुलिस को मिली है कामयाबी। साइबर ठगी से 14,78,000 रुपए ठगने वाले मूल अकाउंट पर धारक आरोपी अजमेर निवासी राकेश कुमार को किया गया गिरफ्तार। साइबर ठगों की राशि आरोपी के खाते में होती थी ट्रांसफर। आरोपी राकेश कुमार देता था 3%, साथी मुकेश को कमीशन। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शुरू अनुसंधान। एक विशेष अभियान म्यूल हंटर के नाम से चलाया जा रहा है, जो पूरे जिले में चल रहा है। इसी के तहत कल दिनांक 4/4/2026 को पुलिस थाना सिविल लाइन व साइबर थाना अजमेर इस संयुक्त टीम ने एक व्यक्ति को, जिसका नाम राकेश कुमार है, जिसको म्यूल अकाउंट की सूचना जो थी हमारे पास में, इसकी सूचना साइबर के द्वारा आई हुई थी, इसको जाकर घर से दबीज दी। घर से दबीज देने के बाद उसको थाने पे लेके आए। पूछताछ से पता चला कि उस राकेश कुमार ने पिछले 2 महीने से करीब 14,78,300 रुपए का उसके खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, जो साइबर फ्रॉड का पैसा है। उसी के क्रम में उससे पूछताछ की गई और उसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया और आज उसको पीसी 3 रोज के लेके आए। पेमेंट कहाँ पे है? ये पेमेंट तो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड है, डिजिटल अरेस्ट है जो ये कर रहे हैं जो अभी। और उसके बाद में समन्वय पोर्टल जो 1930 जो साइबर की शिकायत है, उस शिकायत पे भी शिकायत संख्या से मिलान किया तो उसमें इसका नाम है। तो ये जो हॉटस्पॉट वाले हैं, आपके डिजिटल अरेस्ट है और साइबर फ्रॉड है, ये इस प्रकार के। ये क्या आरोपी है इसके साथ? नहीं, इसके साथ में और भी है। इसके साथ में मुकेश खारोल भी है। इसके साथ में मुकेश खारोल और है। ये केवल अपना खाता उपलब्ध कराता है मुकेश खारोल को, तो मुकेश खारोल उस खाते के अंदर इसके जो खाता है उसमें साइबर फ्रॉड की जो राशि है वो ट्रांजेक्शन करता है। हाँ, ये बताया इसने यही पूछताछ में बताया कि मेरा जो खाता है उसमें मुकेश खारोल नाम का जो व्यक्ति है वो साइबर फ्रॉड की राशि डलवाता है और फिर मेरे से निकलवा करके और मुझे उस राशि का 3% देता है, तत्पश्चात पूरी राशि वो ले लेता है। मैं तो सिर्फ 3% मुझे देता है। क्या मुकेश खारोल भी अपने यहाँ का स्थानीय है? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके बाद अनुसंधान कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, अभी मिला नहीं कोई दबीज वगैरह दी। ये राकेश का रहने वाला, ये गोगरा का ठिकाना रहने वाला, देवजी मंदिर गोगरा का। राकेश ने मात्र 3% के लालच में ही अपना अकाउंट उपलब्ध कराया था या और भी कुछ कारण है? अभी इसको 3 रोज के पीसी रिमांड पर लिया है। इसको और अनुसंधान किया जा रहा है कि इसके अलावा भी और कोई मैटर है या यही है। अभी तक की पूछताछ में इसने केवल ये बताया मैं तो मात्र 3% के कमीशन बेस पे मैंने खाता उपलब्ध करा रखा। अमाउंट भी है कि अकाउंट में? हाँ, 1,45,000 जो रुपए है जो फ्रीज है उसके अंदर, और वो जो है ये श्रीमान अमाउंट भी है कि अकाउंट में? हाँ, 1,45,000 जो रुपए है जो फ्रीज है उसके अंदर, और वो जो है ये श्री चित्तौड़गढ़ में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र की जमीन अब राजनेताओं और सरकारी विभाग के निशाने पर आ गई है, जिससे पिछले कुछ दिनों से लगातार गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र की जमीन पर बन रही 4 दीवारें को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण करने के नाम पर 4 दीवारें को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किए गए और रविवार को दीवार को तोड़ने के लिए नगर परिषद आयुक्त ने अतिक्रमण टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो होमगार्ड कमांडेंट रवि सिंह ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और इस पर नगर परिषद की ओर से तहसीलदार और पुलिस विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार विपिन चौधरी के साथ सदर थाना प्रेम सिंह और शहर कोतवाली तुलसीराम प्रजापत में जाप्ता मौके पर पहुंचे। इसके पश्चात होमगार्ड कमांडेंट रवि सिंह की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बारे में मीडिया से बात करते हुए होमगार्ड कमांडेंट रवि सिंह ने बताया कि 2013 का ये मामला है जब हमें जमीन मिली थी। हम गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ को यह जमीन अलॉट की गई थी और इसमें पहले यहाँ पर कार्यालय का निर्माण करवाया गया था।
अब यहाँ पर 4 दीवारी का निर्माण हो रहा है, जिसका लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ क्या विवाद ऐसा जो एक बार कलेक्टर मैडम ने इस संबंध में मुझे बुलाया है। असल में 2013 का मामला है, जब हमको ये ज़मीन अलॉट हुई थी और गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र चित्तौड़गढ़ को ज़मीन अलॉट हुई थी। तो उस संबंध में बाउंड्री वॉल का पहले निर्माण हो गया इस कार्यालय का, उसके बाद बाउंड्री वॉल का निर्माण चल रहा था। लगभग 90% बाउंड्री वॉल का निर्माण हो चुका है और नगर परिषद से हमारे पास नोटिस आया है कि ये अतिक्रमण कर लिया गया है आपके लोगों के द्वारा, अतः इसको या तो हटा दीजिए, नहीं तो 3 दिन में ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में नगर परिषद को जवाब दे दिया गया है अपनी तरफ से। सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। अभी इस संबंध में कलेक्टर मैडम ने बुलवाया है, तो एक बार उनसे बात करके सारी वस्तु स्थिति उनको समझा देते हैं और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो सर मौके पर नहीं, जो नगर परिषद ने जो मौका पर्चा देकर के सीमा ज्ञान करवाया था, जो पत्थरगड़ी करवाई गई थी, उसके बाद जो DGPS सर्वे किया गया था, उस सर्वे के हिसाब से ही ये निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत इसके अंदर पैसा 80 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे और हम लोग जो पत्थरगड़ी नगर परिषद ने करवाई थी हमें, उसके तहत ही हम लोगों ने सारी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अब सरकारी ज़मीन है, किसी भी तरीके का हमारे द्वारा अतिक्रमण नहीं कराया गया। होमगार्ड स्वयंसेवक हैं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर है और हम लोग सब निस्वार्थ सेवा करने वालों में से हैं। निष्काम सेवा करना हमारा मोटो है और अतिक्रमण की बात हम सोच भी नहीं सकते। सर 2000 उस समय यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नाला नहीं था। एक गंदा पानी, ये डंपिंग यार्ड बना हुआ था, सारे शहर का कचरा जो है यहाँ पे डाला जाता था और यहाँ पे गंदगी भरी हुई रहती थी। उस समय ये हमको अलॉटमेंट हुआ था। नाला जो था यहाँ से जाकर के पुलिया के नीचे से आगे निकलता था, इसके अंदर कोई नाला हमारे पास नहीं आता था। मौके पे सर काम रोक भी काम रोक दिया गया है। पुलिस आपके सामने ही है और तहसीलदार जी वगैरह भी आए हुए हैं। ठीक है, वो कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम अगर अभी रोक भी दिया गया है, अगर किसी को कुछ गलत फहमियाँ हैं या किसी को कुछ ऑब्जेक्शंस हैं तो ठीक है, वो पूरे हो जाएंगे और सरकारी काम है, इसमें किसी को हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। काम रोकने से हमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम जल्दी करना है, कोई अवैध काम होता तो जल्दी करो आज करो, वो ऐसा कुछ हमारे दिमाग में कोई बात नहीं। जो चीज़ वैलिड होगी वही काम होगा। ठीक है, अगर उनको लगता है कि अभी काम रोकना है तो ठीक रोक दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कल की घटना है ये। कल यहाँ पे नाला एक बह रहा था और मैं आया यहाँ पे, मैंने देखा तो वो नाले के ऊपर से सारा पानी एकदम से, इतने दिन से नाला सुचारू रूप से चल रहा था। नगर परिषद द्वारा बाहर एक नाला भी बनाया गया है जिसको कवर कर दिया गया है। उसको पानी नगर परिषद ने ही बनाया अपने लेवल में। वो जो नाला बना हुआ है वो भी गृह रक्षा विभाग की ज़मीन पर ही बना हुआ है, क्योंकि उन्हें जब नाला बना था तो उनके जेईएन जो भी हैं, भरत जी वगैरह, इनके जेईएन थे उस वक्त, अभी तो सामने आए नहीं वो काफ़ी टाइम से। और उनने सर्वे किया था और उन्होंने कहा साहब आप अपनी ज़मीन पहले नाला के लिए हमें ज़मीन दीजिए, उसके बाद आप अपनी बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन कराइएगा। तो हमने अपनी ज़मीन यहाँ पे उनको दी है। नाले की ज़मीन हमारी जो कंस्ट्रक्शन हुआ, नाले की विभाग की ज़मीन जो है उसी पर रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, नाले का कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसके बाद जाकर के हम लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल की नींव खोदी और बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन राजस्थान पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन कितना 1.56 हेक्टेयर लैंड हमें अलॉट हुई थी, जिसमें से वो जो लैंड है, ये जो रोड जो जा रही है धनेत की तरफ, ये वाली जो लैंड है ये भी हमारे ही 1.56 हेक्टेयर के अंदर है, तथा 0.15 समथिंग जो हेक्टेयर भूमि है वो पुलिस, ये जो बाउंड्री वॉल पुलिस लाइन की हुई है, इसके अंदर तक जो ज़मीन है वो सारी होमगार्ड्स विभाग की ही ज़मीन है। जब सर्वे होगा तो वहाँ तक सारा इसके अंदर आ जाएगा। इस संबंध में एडीजी महोदय अमृत कलश जी, एडीजी पुलिस जो थे, उनने लेटर भी जारी किया था, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक जी को, और सारे ऑन पेपर सारी चीज़ें हुई हैं कि भाई उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि इतनी इतनी ज़मीन आपके पास है, उसको वापस से विभाग, इस गृह रक्षा विभाग को सुपुर्द करने दीजिए की है। लेकिन अभी वो सुपुर्दी कार्रवाई कुछ चली नहीं है, बट हमारी 1.56 हेक्टेयर ज़मीन आगे तक है जो पहले, और उसकी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी अब हम लोगों के पास है जब ये सारा कोई कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था। ठीक है, तो मामला ये है, वो भी वर्दी वाले हैं, हम भी वर्दी वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट बात ये आ रही है कि अगर कोई लैंड तोड़ने की जो बात है, लैंड अगर कोई विकास कार्य होना है तो वो बहुत अच्छी बात है। चित्तौड़गढ़ का विकास कार्य, सबका विकास कार्य है, बहुत अच्छा है, बट उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। एक लैंड एक्विजिशन की जाती है,
लैंड एक्विजिशन करके उनको हमको एक वो दिया जाएगा, एक लेटर दिया जाएगा, जिस लेटर के बिहाफ पे मैं अपने हेडक्वार्टर्स को लिखूँगा। हेडक्वार्टर्स फिर वो ये देखा जाएगा कि प्रोपोर्शन वे में कि भाई ये ज़मीन सारी की सारी अगर 30 फुट 60 फुट यहीं से तोड़ दें तो ये तो ऑफिस के रोड ही, ये एंट्रेंस ही बंद हो जाएगी। तो प्रोपोर्शन वे में कितनी किस साइड से जानी है, कितनी किस साइड से जानी है, सारा डिसाइड करके और फिर ठीक है, जो सरकार का निर्णय है वो सबको मान्य है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अपन सरकार के खिलाफ तो नहीं है, अपन तो सबके विकास के लिए हैं। लेकिन वो ना हो करके एकदम से ऐसे बोल देना कि भाई आपने अतिक्रमण कर लिया है और ये इसको 3 दिन के अंदर हटा दो नहीं तो तोड़ दिया जाएगा, वो थोड़ी सी अटपटी लगी। क्योंकि वो हमारे ऊपर भी बात आती है कि अतिक्रमण ऐसे शब्द बोल देना सरकारी कर्मचारी के लिए, तो वो तो ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीका होता है। तो वो सब कुछ नहीं हुआ था, इसलिए यही बात हम रखने के लिए मैं कलेक्टर मैडम के पास जा रहा हूँ। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू निकली शहर के पार्कों के निरीक्षण के लिए। शहर के पार्कों की स्थिति को जानने के लिए देर शाम निकली दौरे पर कलेक्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने राजीव गांधी उद्यान, पद्मिनी पार्क सहित अन्य पार्कों का किया निरीक्षण। पार्कों में बंद लाइट और सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। नगर परिषद आयुक्त को दिए दुरुस्त करवाने के निर्देश। उपखंड अधिकारी बीनू देवल सहित कई अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद रहे। खबर कोटा से है, जहां शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राउंड टेबल इंडिया एवं अन एकेडमी के बीच MOU कर आर्थिक रूप से पिछड़े लोग और साथ ही होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की योजना की गई। टेबल चेयरमैन रोहिताब सोनी ने बताया कि इस प्रकल्प के प्रथम चरण में राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और साथ ही भीलवाड़ा सहित 8 शहरों 22 राजकीय विद्यालयों से प्रतिभाशाली छात्रों का चयन टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा राउंड टेबल द्वारा अब तक 110 से अधिक कक्षों को निर्माण किया जा चुका है और इसी तरह राज्यभर में क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास लगातार जारी हैं। इस पहल के तहत चयनित छात्रों में JEE एवं नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को तैयारी के लिए पूरी तरह निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अनअकैडमी कोटा के अनुभवी फैकल्टी द्वारा नियमित कक्षाएं और साथ ही डाउट सॉल्विंग सेशन, टेस्ट सीरीज और प्रदर्शनी विश्लेषण की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। तो पिछले 27 सालों में हमने 10,040 से ऊपर कक्षा कक्ष बना दिए हैं अक्रॉस इंडिया। और कोटा की अगर हम बात करें, जैसा रोहित आपने बताया, 110 कक्षा कक्ष हम कोटा में बना चुके हैं और राजस्थान के अंदर में अभी हम 800 से ज्यादा कक्षा कक्ष ऑलरेडी वेरियस स्कूल्स के अंदर में हम बना चुके हैं पिछले 11 सालों के अंदर में। और अब जैसे हमारा अनअकैडमी के साथ जो टाई अप हो रहा है, वह अनअकैडमी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। सर, ये जो कार्यक्रम है ये आज इसलिए रखवाया गया है क्योंकि राउंड टेबल इंडिया, राउंड टेबल एरिया 12 राजस्थान और कोटा राउंड टेबल, हमने एक जॉइंट वेंचर किया है अनअकैडमी के द्वारा। तो अनअकैडमी से मौजूद यहाँ पे संजय सर और सौरभ जी मौजूद है। ये जॉइंट वेंचर ये है कि हर साल हमारे द्वारा बनाए गए FTE स्कूल्स, जो हमारे सरकारी स्कूल्स राउंड टेबल इंडिया बनाता है, जो लगभग पूरे राजस्थान में हम हर साल 30 से 40 नए क्लासरूम्स बिल्ड करते ही करते हैं। जो पिछले साल 100 पार कर गए थे क्लासरूम्स, उनमें पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के साइंस फील्ड के, उनको अनअकैडमी एक एंट्रेंस टेस्ट लेकर बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करेगा, JEE की और PMT की, इसमें नीट की और PMT की, इसमें किसी JEE एंड नीट की, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस मौजूद नहीं है जो अनअकैडमी या राउंड टेबल किसी भी प्रकार से लेगा। एंट्रेंस टेस्ट भी फ्री है, कोचिंग की फीस, समस्त चीजें, चाहे वो बैग हो चाहे किताबें हो, सब कुछ फ्री है। ये इनिशिएटिव हमने अभी तो 3 साल के लिए अनअकैडमी के साथ लिया है, जिसके तहत हम हर साल लगभग 30 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। बट जैसा कि अगर अनअकैडमी चाहेगा तो ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा 3 साल बाद भी, और इससे लगभग हम हर साल 30 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन
अन अकेडमी राउंड टेबल राजस्थान को प्रोवाइड करेगा। यही कार्यक्रम बाहर के जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उनके लिए बाहर के बच्चों मतलब राजस्थान के और भी जिलों से बच्चे आएंगे। सर आपका नाम बताइए। आपका नाम टेबलर रोहिताब सोनी KURT 306 चेयरमैन। वो क्वेश्चन आंसर। हाँ सर आपका कुछ क्वेश्चन। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया था कि जितने भी विभाग मतलब जितने भी जगहों पर FT स्कूल सर लोगों ने बनाए हैं, राजस्थान में 8 सेंटर्स हैं जिनके यहाँ पर, वहाँ तो हम अभी फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट में टेस्ट कराएंगे इसे। और जो हमारे अन अकेडमी सेंटर कोटा के चीफ मेंटर और ऑफलाइन पार्टनर है संजय सर मेरे साथ मौजूद है। तो उनका ये विजन था कि इसको सिर्फ राजस्थान में लिमिट ना करके हम तो पैन इंडिया लेवल पर पहले शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन एज पर डिस्कशन विद राउंड टेबल इंडिया और कोटा में रोहिताब जी के साथ तो एक पायलट प्रोजेक्ट हमने राजस्थान में चालू करा है और उन 8 जगहों पर जहां पर उन राउंड टेबल में स्कूल्स डेवलप कराए हैं वहां पर हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे और डेफिनेटली एक पैरामीटर उनकी बोर्ड की परसेंटेज को भी रखा जाएगा। और उसके बाद जो उनमें अच्छे छात्र सेलेक्ट होंगे, जैसा रोहिताब जी ने बोला कि भाई कोई लिमिट नहीं है कि भाई 20 या 25 या 30 जितने मेरिटोरियस स्टूडेंट हमें मिलेंगे जो हमें लगता है हमारे क्राइटेरिया को मैच कर पा रहे हैं उसके तहत हम उनको सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उनको फ्री एजुकेशन कोटा में प्रोवाइड करेंगे। सर हमारा बैच जो है वो मई ऑनवर्ड्स हम चालू करने की कोशिश करें क्योंकि ये जो पूरा हम इस प्रोग्राम को लाइव करेंगे 1 महीना करीबन इसमें लगने वाला है। पूरा एक नहीं कुछ बच्चे 11th के लिए बच्चे हाँ, बिल्कुल। खबर कोटा से है, जहां सिग्नल फ्री शहर के दावे के बावजूद कोटा में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही। शहर में तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या, पर्याप्त पार्किंग की कमी और अव्यवस्थित यातायात आमजन के लिए बड़ी परेशानी बन चुका है। शहर के कोटड़ी रोड और साथ ही गुमानपुरा मेन रोड, छावनी बाजार, रामपुरा, लाडपुरा, अग्रसेन बाजार सहित नए कोटा के महावीर नगर, दादाबाड़ी, केशवपुरा, IL चौराहा, तलवंडी, जवाहर नगर और साथ ही रंगबाड़ी मेन रोड पर भी अब ट्रैफिक जाम आम हो गया है। व्यापारियों को कहना है लगातार जाम के कारण ग्राहक बाजारों में आने से कतराने लगे हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा। वहीं शहर में बनी पार्किंग व्यवस्थाओं का भी पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। अग्रसेन बाजार और सरोवर टॉकीज के पास कम शुल्क पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद लोग सड़क किनारे वाहन खड़े करना ज्यादा आसान समझते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था सुधारने के बजाय चालान काटने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को श्रीनाथपुरम में सरस डेयरी से गोबरिया बावड़ी के बीच प्रस्तावित विकास पथ का शिलान्यास किया। कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 30 करोड़ की लागत से इस विकास पथ का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा शहर की समग्र और संतुलित विकास के लिए जो व्यापक कार्य योजना बनाई गई है वो अब धरातल पर उतार रही है और साथ ही उन्होंने आने वाले वर्षों में आधुनिक, स्मार्ट और समृद्ध शहर की झलक कोटा में दिखाई देगी। स्पीकर बिरला ने कहा कि आमजन के सुझावों के आधार पर हमने विकास की रूपरेखा तैयार की है और साथ ही के मेडिकल कॉलेज को अत्याधुनिक सुविधाओं से विकसित किया जा रहा। रामाश्रय भवन के माध्यम से मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन और ठहरने की सुविधाएं भी मिलेंगी। कनेक्टिविटी बढ़नेगी वरदान। बिरला ने कहा कि रेल, रोड और साथ ही एयर कनेक्टिविटी कोटा के लिए वरदान बनेगी। कोटा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन के मामले में अग्रणी होगा और साथ ही जल, जंगल, सराफ के लिए पर्यटन आएंगे और साथ ही जेके पेविलियन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के तौर पर विकसित किया जा रहा है। श्रीनाथपुरम ध्यानचंद स्टेडियम सहित सभी स्टेडियम आधुनिक बनेंगे। कोटा में फिर से लौट रही रौनक। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कोटा दक्षिण क्षेत्र में आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वार्ड में स्मार्ट पार्क, गली मोहल्ले में सीसी सड़कों और साथ ही खेल मैदान का विकास किया जा रहा है। कोटा शहर के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए हम संकल्पबद्ध है। हर वार्ड स्मार्ट हो, हर पार्क ऑक्सीजन बने, नाली, पटान, सड़क, सभी विषयों पर हम समान रूप से काम कर रहे हैं। कोटा जो अपार संभावनाएं रखता है विकास की, कोटा जो उद्योग के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेगा, कोटा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अब वर्तमान में कोटा में हवाई अड्डे का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कोटा में मुकुंदरा हिल्स और बूंदी का रामगढ़ विषधारी, सवाई माधोपुर का रणथंभौर अभ्यारण्य एक सर्किट के रूप में डेवलप होगा और निश्चित रूप से 8 लेन हाईवे पर जो औद्योगिक कॉरिडोर निरंतर प्रगति होती जा रही है कोटा और बूंदी के क्षेत्र में। कोटा बूंदी अब वो क्षेत्र होगा जो राजस्थान के सबसे बढ़ते हुए शहरों में एक होगा। धार्मिक पर्यटन के नाते मथुराधीश जी का कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये 30 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर का लंबा मार्ग, जिसमें नए सुंदर वृक्ष होंगे, जहां संविधान पार्क होगा, विकलांग पार्क होगा और इसके अतिरिक्त एक सुंदर ऐसा रोड होगा जहां लोग घूमने के लिए आया करेंगे। और निश्चित रूप से कोटा में आज वैदिक पार्क, चंबल गार्डन 80 करोड़ और बितरा कुंड मिलाकर 80 करोड़ रुपए के काम, सभी रोडों के काम लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रक्रियाधीन है, चल रहे हैं। हर पार्क में 80 करोड़ की लागत से हम हर पार्क को अच्छा बना रहे हैं। हमारा प्रयास जनता जनार्दन की प्राथमिक आवश्यकताओं और मूलभूत आवश्यकताओं को, जो उनकी प्रथम आवश्यकताएं रहती हैं, जो उनकी जो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले ऐसे होने चाहिए, हमारे पार्क ऐसे होने चाहिए, हमारी सड़कें ऐसी होनी चाहिए, इन सब पर हम पूरी तरीके से व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। कोटा शहर में शीघ्र ही पानी की पाइपलाइन बिछेंगी अमृत 2 योजना के अंतर्गत और लगभग 220 करोड़ रुपए से पानी की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। 24 घंटे पानी आए, तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचे। ये प्रयास पानी के क्षेत्र में भी होगा और समग्र और सर्वांगीण विकास के प्रति माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का नजरिया है कि लोगों की प्रत्येक समस्याएं, छोटी से छोटी गली मोहल्ले की समस्याओं को भी हम अच्छी तरीके से, सारी रोडें साफ सुथरी हों, सारे पार्क सुंदर हों, इन सारे और कार्यों के ऊपर हम व्यापक रूप से कार्य करें। कोटा शहर के समग्र और सर्वांगीण विकास के लिए हम संकल्पबद्ध है। हर वार्ड स्मार्ट हो, हर पार्क ऑक्सीजन बने, नाली, पटान, सड़क, सभी विषयों पर हम समान रूप से काम कर रहे हैं। कोटा जो अपार संभावनाएं रखता है विकास की, कोटा जो उद्योग के क्षेत्र में अब आगे बढ़ेगा, कोटा पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। अब वर्तमान में कोटा में हवाई अड्डे का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। कोटा में
मुकुंदरा हिल्स और बूंदी का रामगढ़ विषधारी, सवाई माधोपुर का रणथंभौर अभ्यारण्य एक सर्किट के रूप में डेवलप होगा। और निश्चित रूप से 8 लेन हाईवे पर जो औद्योगिक कॉरिडोर निरंतर प्रगति होती जा रही है कोटा और बूंदी के क्षेत्र में, कोटा बूंदी अब वो क्षेत्र होगा जो राजस्थान के सबसे बढ़ते हुए शहरों में एक होगा। धार्मिक पर्यटन के नाते मथुराधीश जी का कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये 30 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर का लंबा मार्ग, जिसमें नए सुंदर वृक्ष होंगे, जहां संविधान पार्क होगा, विकलांग पार्क होगा और इसके अतिरिक्त एक सुंदर ऐसा रोड होगा जहां लोग घूमने के लिए आया करेंगे। और निश्चित रूप से कोटा में आज वैदिक पार्क, चंबल गार्डन 80 करोड़ और बितरा कुंड मिलाकर 80 करोड़ रुपए के काम, सभी रोडों के काम लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से जो प्रक्रियाधीन है, चल रहे हैं। हर पार्क में 80 करोड़ की लागत से हम हर पार्क को अच्छा बना रहे हैं। हमारा प्रयास जनता जनार्दन की प्राथमिक आवश्यकताओं और मूलभूत आवश्यकताओं को, जो उनकी प्रथम आवश्यकताएं रहती हैं, जो उनकी जो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले ऐसे होने चाहिए, हमारे पार्क ऐसे होने चाहिए, हमारी सड़कें ऐसी होनी चाहिए, इन सब पर हम पूरी तरीके से व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। कोटा शहर में शीघ्र ही पानी की पाइपलाइन बिछेंगी अमृत 2 योजना के अंतर्गत और लगभग 220 करोड़ रुपए से पानी की जो स्थिति है उसको सुदृढ़ किया जाएगा। 24 घंटे पानी आए, तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचे, ये प्रयास पानी के क्षेत्र में भी होगा। और समग्र और सर्वांगीण विकास के प्रति माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का नजरिया है कि लोगों की प्रत्येक समस्याएं, छोटी से छोटी गली मोहल्ले की समस्याओं को भी हम अच्छी तरीके से, सारी रोडें साफ सुथरी हो, सारे पार्क सुंदर हो, इन सारे और कार्यों के ऊपर हम व्यापक रूप से कार्य करें। यहाँ पर भी आपके भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन पूर्ण आग्रह है कि भोजन करके पधारें। कनेक्टिविटी हो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, सारे क्षेत्र में काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर ये पर्यटन के रूप में, ये शिक्षा के रूप में, ये चिकित्सा के रूप में, इंडस्ट्रीज के रूप में बड़ा हब बनाया जा रहा है। और उसके साथ एग्रो इंडस्ट्रीज के रूप में भी आने वाले समय किसान अपनी आमदनी दुगनी कर सके, उसके लिए दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर वरदान साबित होगा और यहाँ का किसान दिल्ली बॉम्बे के अंदर अपनी उपज को बेच सकेगा। इसके साथ बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। मुझे आशा है कि हम लक्ष्य बनाकर कि 2 साल के अंदर कोटा बूंदी के अभाव, कठिनाई और चुनौतियों को दूर करेंगे। पर्यटन के होंगे और पर्यटन के लिए यहाँ मुकुंदरा के अंदर, रामगढ़ के अंदर एयरलिफ्ट करके बाघ लाए जा रहे हैं। 2027 से हमारी योजना है कि यहाँ पर चीते भी लाए जाएंगे ताकि हम पर्यटक के रूप में कोटा का विकास कर सकें। यहाँ पर भी आपके भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन के लिए आमंत्रित हैं। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन पूर्ण आग्रह है कि भोजन करके पधारें। कनेक्टिविटी हो चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, सारे क्षेत्र में काम चल रहा है और आने वाले समय के अंदर ये पर्यटन के रूप में, ये शिक्षा के रूप में, ये चिकित्सा के रूप में, इंडस्ट्रीज के रूप में बड़ा हब बनाया जा रहा है। और उसके साथ एग्रो इंडस्ट्रीज के रूप में भी आने वाले समय किसान अपनी आमदनी दुगनी कर सके, उसके लिए दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर वरदान साबित होगा और यहाँ का किसान दिल्ली बॉम्बे के अंदर अपनी उपज को बेच सकेगा। इसके साथ बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। मुझे आशा है कि हम लक्ष्य बनाकर कि 2 साल के अंदर कोटा बूंदी के अभाव, कठिनाई और चुनौतियों को दूर करेंगे। पर्यटन के होंगे और पर्यटन के लिए यहाँ मुकुंदरा के अंदर, रामगढ़ के अंदर एयरलिफ्ट करके बाघ लाए जा रहे हैं। 2027 से हमारी योजना है। बालोतरा रिफाइनरी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर, एक्सयूवी व बालोतरा में भिड़ंत। आपको बता दें बोलेरो में भिड़ंत हो गई है। दोनों वाहनों के कागजों में कमियां हैं। रिफाइनरी में सड़क सुरक्षा के दावे फेल हैं। इंश्योरेंस व फिटनेस अवधि पूरी होने के बाद भी वाहनों की एंट्री। HRRL रिफाइनरी की सुरक्षा व्यवस्थाओं की खोल रहा पोल। पहले भी अधूरे कागजातों के वाहन से हो चुकी है भिड़ंत।
कोटा में बड़ी कार्रवाई, वन भूमि पर बने अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। भूमाफिया फिरोज पठान उर्फ भोंदू पर कार्रवाई, कर्णेश्वर के पास हटाया गया अतिक्रमण। सुबह 6 बजे से शुरू हुई कार्रवाई, भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौजूदगी में चला अभियान। खसरा संख्या 278 की वन भूमि कराई गई मुक्त। अवैध फार्म हाउस को किया गया ध्वस्त। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, क्षेत्र में बनाए रखा कानून व्यवस्था का माहौल। प्रशासन का सख्त संदेश, सरकारी और वन भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं। दौरे में जहां अधिकतर बच्चे मोबाइल और स्क्रीन में उलझ जाते हैं, वहीं चित्तौड़गढ़ की एक नन्ही बेटी अपने जुनून और साथ ही मेहनत से एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी है। गांधीनगर निवासी 4ठी कक्षा की 6 वर्षीय आराध्या सोनी स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन कर रही है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। आस्था पिछले 3 वर्ष से एक निजी एकेडमी में स्केटिंग की बारीकियां सीख रही है और उसकी लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह रोजाना 2 से 3 घंटे तक नियमित अभ्यास करती है। हाल ही में उसने अपने घर से विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग तक स्केटिंग पर पहुंचकर कालिका माताजी और बाण माताजी के दर्शन भी किए हैं। अपने भविष्य को लेकर आराध्या का कहना है कि वह कड़ी मेहनत के बल पर चित्तौड़गढ़, राजस्थान और अपने भारत का नाम रोशन करना चाहती है। आराध्या के पिता दीपक सोनी ने बताया है कि उनकी बेटी की रुचि को देखते हुए पूरे परिवार ने उसे प्रोत्साहित किया है। आराध्या जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल भी जीत चुकी है और साथ ही विश्व खेल दिवस के अवसर पर आराध्या जैसी प्रतिभाएं यह संदेश देती हैं, अगर बच्चों को सही दिशा, प्रोत्साहन का अवसर मिले तो वे न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं बल्कि समाज में भी प्रेरणा बन सकते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं सांवरिया सेठ जाऊं और है ना, मैं स्केटिंग 3 साल से कर रही हूँ। सांवरिया सेठ, मैं सांवरिया सेठ से प्रार्थना करूंगी कि मैं है ना नेशनल और नेशनल लेवल मैं सफल रहूं और मेडल लेके रहूं। थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी। बहुत प्रैक्टिस करते हो? 2 घंटे। मैं चमत्कारी गई थी और किले पे गई थी। चमत्कारी सांवरिया सेठ गई थी और किले पे गई थी। बहुत अच्छा, इसका रहता है थोड़ा। मेरा नाम दीपक सोनी है। क्या लगी इसको सर बचपन से लगन थी। घर पे पहले टॉय वाले ला रखे थे तो ऐसे चलाती थी, तो उसी को करते करते इससे प्रैक्टिस हो गई। तो पिछले 3 साल से अभी ये रेगुलर चला रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसके गोल्ड मेडल हैं, स्टेट लेवल पे भी गई है। और यहाँ से अभी इसने स्केटिंग करते हुए गांधीनगर से चित्तौड़ दुर्ग माताजी, बाण माता, अन्नपूर्णा माता मंदिर तक भी ये चला के गई है अकेली। और आगे इसकी भविष्य में मनोकामना है कि ये सांवरिया सेठ तक यहाँ से चला के जाए। इसकी भविष्य में प्लानिंग सर, अब इसका इस वर्ष स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इसके भेजने की तैयारी है। तो इच्छा है कि ये अब अच्छा करेगी। तो धाकड़खेड़ी शमशान में तांत्रिक क्रिया करते पुलिस ने देर रात लोगों को पकड़ लिया और साथ ही वहां गई पूछताछ करने। आपको बता दें, खबर कोटा से, जहां शहर के उद्योग नगर इलाके के कैथून रोड पर धाकड़खेड़ी शमशान घाट पर कुछ लोग तंत्र मंत्र से कुछ कर रहे थे। गांव वालों की सूचना पर रविवार को सोमवार की मध्य रात्रि 12 बजे पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा है और साथ ही वहां पर पुलिस के अनुसार कई लोगों को पकड़ा गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। धाकड़खेड़ी गाँव में शमशान घाट पर कुछ लोग शराब, अन्य चीजों के साथ तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। ग्रामीणों को सूचना लगने पर उन्हें तुरंत पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शमशान घाट से तांत्रिक क्रिया करने के सामान और कुछ लोगों को पकड़ ले जाया गया है, जहां पर पूछताछ जारी। आपको बताते चले कि कोटा शहर में शमशान घाट से आए दिन आस्थाएं और साथ ही वहां पर अस्थियां चोरी होने की खबरें सामने आती है। आस्था को शर्मसार करने वाला मामला है। ऐसे में शमशान घाट में पूजा अर्चना करना अस्थियां चोरी होने की ओर इशारा करता है। लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी रात्रि के समय कुछ लोग वहाँ परस और बिछा के दारू की बोतलें बढ़िया जमा कर ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं और शमशान जगाने का कार्य कर रहे थे।
ये जो कि गलत है। पूरे कोटा शहर में हर एक शमशान में अस्थियां चोरी होने की सूचनाएं आती है, पर इस तरह से यहाँ पूजा करने का क्या उद्देश्य था, ये जांच का विषय है। हमने पुलिस उद्योग नगर को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। वो वहाँ जहाँ हम चिताएं जलाते हैं वहाँ परस वरस बिछाकर अच्छी तरह से ऐसी व्यवस्था थी जैसे कोई कार्यक्रम हो रहा हो। हम जब वहाँ पहुँचे पुलिस के साथ तो ऐसा लगा भाग छूटे लोग। और ये देखने का विषय गंभीर मामला है कि दागड़गेड़ी शमशान ही क्यों चुना। जो लोग बाहर के भी अगर यहाँ आए हैं, त्रिलोक केतुन का, नवीन केतुन का जिसके पास तेल की एजेंसी है, वो लोग यहाँ दागड़गेड़ी शमशान में आकर ऐसी तांत्रिक क्रिया करने का क्या उद्देश्य है। मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।